नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के लिए यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 12 का जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका जो मॉडल पेपर आया है उसको जो वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का आज हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे। फुल मार्क्स जो रहेगा वो 80 का रहेगा और टाइम आप सभी को एग्जाम में 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं और बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो जो जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के एग्जाम तक ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से के सह संसाधन के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। यानी कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है वो आप लोग नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज या फिर आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड्स। इसका मतलब कह रहा है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, यानी कि हाउ इज द प्राइस ऑफ ए गुड्स डिटरमिनेंट इन द मार्केट, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। और दूसरा हो जाएगा कि व्हाट इज द टोटल आउटपुट लेवल ऑफ ए फर्म, यानी कि एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यानी कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुपया जो हो जाएगा, रुपी जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड्स इज टू देन द डिमांड ऑफ द गुड विल बी, यानी कि कह रहा है यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोचदार। ठीक है, यानी कि इलास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोचदार यानी कि इलास्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में किन बंडलों पर उदासीन होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 और 7 और 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेन एंड इंक, यानी कि कलम और स्याही, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जनरली द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज। तो इसका आंसर यानी कि कह रहा है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि इन द प्रोडक्शन फंक्शन showing constant return to the scale if the factors are increased ट्वाइस देन बाय हाउ मच द आउटपुट विल इंक्रीज, यानी कि बोल रहा है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, यानी कि उत्पादन में जो वृद्धि जो होगा वो 2 टाइम्स वृद्धि होगा, 2 गुना वृद्धि होगा, 2 टाइम्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों जितने बच्चे जो है जुड़ रहे हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब करते जाओ।
क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि व्हाट डज द एरिया रेक्टेंगल ओ ए बी सी शोज इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस जगह पे जो एक फिगर दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औसत, एक मिनट, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि औसत स्थिर लागत को ये दर्शाता है। इसका एरिया जो है, इस फिगर का एरिया जो है वो औसत स्थिर लागत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द नंबर ऑफ फिर्म्स इन परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट इज, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है तो कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम, यानी कि कुछ होती है। अल्प जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फिर्म। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, तथा एम आर जो होता है वक्र होता है, एम सी वक्र को ऊपर से काटे, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि इफ़ द क्वांटिटी सप्लाइड, एक मिनट थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ द क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ द क्वांटिटी सप्लाइज्ड इज इंक्रीज्ड बाय 15% ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय ए फिर्म देन द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। यानी कि दोस्तों एक बार हिंदी से भी बता देता हूँ, जिन जिनका हिंदी मीडियम है वो लोग को भी फायदा होगा कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इज राइट आंसर, पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग असर्शन और रीजन, यानी कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे रीजन दिया हुआ है ऑप्शन ए और रीजन बी। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ये जो है वो सही है ये कथन, और ऑप्शन नंबर आर जो दिया हुआ है ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, रीजन आर जो है वो गलत है और रीजन आर ए जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी से एग्जाम तक आप सभी का हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, हर एक स्ट्रीम का जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लो। आगे चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने में संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए गुड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज, यानी कि संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि व्हेन विल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड्स राइज, व्हेन, बाजार में जब मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब क्या होता है, जब क्या होता है कि बाजार में जब मांग जो है वो बढ़ जाता है तो डी जो है वो इंक्रीज हो जाता है एस से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी इज ग्रेटर देन, एक मिनट, डी इज ग्रेटर देन एस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल जो आप सभी के एग्जाम तक बहुत साथ देने वाला है, साथ ही आप सभी का रिजल्ट तक भी काम आने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रमिक की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं है, कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विस ऑफ लेबरर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि लेट assume that in a country there are 2 lakh people are employed and 10,000 people are willing to work but they don't get any, then what will be the unemployed rate in the country। यानी कि दोस्तों हिंदी से भी बता देता हूँ, जिन किसी का हिंदी मीडियम है उन लोगों के लिए आसानी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति, एक मिनट, तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ना कि मान लिया जाए, एक मिनट
चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो जो बच्चे नए आ रहे हो, ठीक है। मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने में इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो जो बेरोजगारी का जो रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होगा, वो दोस्तों वो आपका हो जाएगा जो बेरोजगारी का रेट होगा, जो बेरोजगारी का रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो आज का क्वेश्चन नंबर 18 है वो कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में यदि बोला जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक है। निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो मीनिंग पूछ रहा है। तो दोस्तों निवेश शब्द का मीनिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है कि एन इंक्रीमेंट इन स्टॉक्स ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि इन विच डायरेक्शन द फ्लोज ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज टेक प्लेस इन टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है वो पूछा जा रहा है। तो फर्म फिर्म टू फिर्म, यानी कि फर्म से फर्म की और। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द ओल्ड एजेड पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रेड्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन जो कह रहा है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच का एक भाग होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किस समुच का एक भाग होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीएनपी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होती है वो जीएनपी का भाग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है आज का जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी, ठीक है। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज दर में वृद्धि का मांग की नकदी मांग से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज, यानी कि मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो कह रहा है कि फॉलोइंग आर द मेथड्स एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द सप्लाईमेंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग फॉलोइंग कोड्स। यदि हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में मैं आप सभी को बताता हूं। उससे पहले यदि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय क्या है, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज पेपर टैक्स। निम्न में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, ठीक है। पेपर टैक्स नाम से किस टैक्स को जाना जाता है, तो वेल्थ टैक्स को, यानी कि संपत्ति कर को जो है वो कागजी टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। यानी कि हिंदी में यदि बोला जाए तो यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का
उपभोग व्यय में अपरिवर्तित होता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा। एमपीसी का मीनिंग पूछा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, यानी कि एमपीसी का जो मीन होता है वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक कौन सा जो है वो एक घटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सपेंडिट्यूर ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोमोनस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड, यानी कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात, उसका रेशियो जो है उसको क्या बोला जाता है। तो उसके रेशियो को मल्टीप्लायर बोला जाता है, यानी कि गुणक कहा जाता है उसके रेशियो को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फॉरेन चेंज रेट, यानी कि विदेशी विनिमय का दर क्या है। तो जो विदेशी विनिमय का दर होता है, जो विदेशी विनिमय का दर होता है वो होता है प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। वो कह रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो इसके लेन देन के संतुलन को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चलो सिपाही बने, ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन बताया, जो कि आप सभी का एमसीक्यू सारा टाइप क्वेश्चन था, जो कि आप सभी को मॉडल पेपर में दिया हुआ था। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अभी से लेकर के एग्जाम तक ही नहीं, इवन आप सभी का जो है रिजल्ट निकलने तक जो है ये चैनल आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।